हेलो एवरीवन, दिस साइड जातिन राजपाल। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमारे सितंबर एग्जाम्स आ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हमारा मैक्रो में ये कोर्स है, माइक्रो में ये कोर्स है, इंडियन इको में ये कोर्स है, स्टैटिस्टिक्स में ये कोर्स है, आप हमें इसके इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अब आपको आज यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे, आपको सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करके जानी है एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। बट मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि अगर आपके बताए हुए हमारे टॉपिक आपके पेपर में आ जाएं तो भाई कमेंट भर देना थैंक यू से। मजा आ जाना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ सर ने जो टॉपिक्स बताए थे सेम टू सेम टॉपिक्स आ गए। शुरू करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेट बोर्ड्स में भी आज 12th क्लास में है और सीबीएसई बोर्ड में भी 12th क्लास में है। मैंने सोचा सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा एक एक चैप्टर और उसका इंपॉर्टेंट एरिया आपको मैं बता दूं। चलो जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर आता है नेशनल इनकम। इसकी टोटल वेटेज सीबीएसई के अकॉर्डिंगली 10 नंबर की है। अब 10 नंबर कैसे लाने हैं सर? 6 नंबर का तो न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल आता है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड का। तो अगर आप नेशनल इनकम में 10 में से 6 नंबर लाना चाहते हो तो आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? 6 नंबर आपको लाने के लिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। बाकी बचे 4 नंबर थियरी के। अब एक ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा कहेगा यार सर मेरा तो मैथ्स में बहुत हार्ड टाइट है। तो ऐसा देखा गया है कई बार स्कूल के अंदर ये जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है इसमें चॉइस आई होती है और वो भी थियरी निकलती है। तो अगर आप नेशनल इनकम में 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हो तो आपको न्यूमेरिकल एंड थियरी दोनों स्ट्रॉन्ग करनी है। बट अगर मैं थियरी की बात करूं, थियरी में सबसे पहले चैप्टर शुरू होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, मेहनत का पैसा। कमाने वाला कौन हो? नॉर्मल रेजिडेंट। किस फॉर्म में कमाए? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चाहे टेरिटरी के अंदर चाहे टेरिटरी के बाहर। जब इस नेशनल इनकम की डेफिनेशंस को पढ़ते हो उसके डेप्थ में कई सारे टॉपिक्स है, जैसे फैक्टर इनकम क्या होता है, मेहनत के पैसे को बोलते हैं। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, जो पैसा बिना मेहनत के कमाया जाए, जैसे किसी इंसान को क्या मिल गई? पेंशन मिल गई। ठीक है। नेशनल इनकम क्या है? मेहनत का पैसा है। ठीक है, मेहनत का पैसा। कमाने वाला कौन? नॉर्मल रेजिडेंट। कमाने वाला रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट कौन होता है? जो हमारे यहां रहता है। रेजिडेंट होता है निवासी और सिटीजन होता है नागरिक। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं डेफिनेशन के अंदर जो आपको डेप्थ में पकड़ने पड़ेंगे। और जब आप ये टॉपिक्स पकड़ लोगे तो एक 6 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, व्हाट टू इंक्लूड इन नेशनल इनकम। क्या चीजें नेशनल इनकम में आनी चाहिए और व्हाट टू नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। क्या नेशनल इनकम में आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, इस पे जनरली देखा गया 6 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आप जब नेशनल इनकम की तैयारी कर रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो, इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब बच्चा जब पूरी बुक नेशनल इनकम कंप्लीट कर लेता है तो कहता है ऐसा तो कोई टॉपिक ही नहीं है। जब आप पूरी बुक का चैप्टर कंप्लीट करते हो डेप्थ में जाके पढ़ के, तब आपको पता चलता है क्या चीजें नेशनल इनकम में आएंगी और क्या चीजें नहीं आएंगी। जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम सम टोटल है किसका? फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम क्या होता है? मेहनत का पैसा। तो अगर एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को डील किया तो डॉक्टर ने मेहनत करके पैसा कमाया। एक टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया तो मेहनत करके पैसा कमाया। तो ये फैक्टर इनकम हो गई। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या विल दिस बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? तो आप बोलोगे यस, डॉक्टर इनकम इज अ फैक्टर इनकम व्हिच शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सो ऐसे इंक्लूड नॉट इंक्लूड का जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, स्टॉक फ्लो, ऐसे छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स, इनको जब आप डेप्थ में पढ़ोगे तो आपका 6 नंबर का टॉपिक तैयार होगा इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड का। जिनका न्यूमेरिकल पार्ट वीक होता है वो इंक्लूड नॉट इंक्लूड पे ज्यादा ध्यान दे। कई बार और पार्ट में ये टॉपिक आया होता है।
अच्छा सर, बट इस इंक्लूड नॉट इंक्लूड में एक गड़बड़ होती है, मैं आपको बताता हूं। कई बार ऐसे क्वेश्चन लिखे आ जाते हैं कि इंडियन पर्सन, ये जो है पर्सन, ये इंडियन पर्सन है सोनू, ये काम कर रहा है जापानीज एम्बेसी में, और जापानीज एम्बेसी कहां पर है? इंडिया में। अब क्वेश्चन आ गया, सोनू इज वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी। सोनू कहां काम कर रहा है? जापानीज एम्बेसी में, और जापानीज एम्बेसी लोकेटेड कहां पर है? इन इंडिया। क्या ये नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? तो आई हैव अ ट्रिक विद यू, इस 6 नंबर को कैसे लाना है। जब भी कोई पूछे क्या ये आइटम नेशनल इनकम में आएगी नहीं आएगी, और क्वेश्चन हो एम्बेसी वाले, तो आई गिव यू वन ट्रिक। सी द पीपल नॉट द प्लेस। इंसान को देखो, जगह को मत देखो। जब आप किसकी बात कर रहे हो, नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा। हमने कहा सोनू कौन है? इंडियन है, ठीक है। हमने लिखा होता है पेपर में, कभी सोनू लिखा नहीं आता, ऐसा लिखा इंडियन पर्सन वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। तो पर्सन कहां का है? इंडिया का। और इंडिया का पर्सन अगर बाहर की देश की जापानीज एम्बेसी में भी काम कर रहा है तो भी वो पैसा देश की नेशनल इनकम में आएगा। इज इट क्लियर? तो सीधा क्या करना है? पीपल नॉट द प्लेस, एम्बेसी वाले क्वेश्चन करते हुए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिया और ट्रिक भी बता दी। और अगर यही सेम क्वेश्चन आ जाए, क्या ये चीज डोमेस्टिक इनकम में आएगी? विल द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम? अब आपने डेफिनेशन घर पे जाके पढ़ो डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन कहती है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, मेहनत का पैसा। मेहनत का पैसा कमाने वाले के लिए, ये नहीं बोला कमाने वाला नॉर्मल रेजिडेंट हो, कह रहा कमाने वाला कोई भी हो, पर कमाए कहां? इंडिया के अंदर, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। जो पैसा इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कमाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। अब सेम क्वेश्चन है, सोनू इंडियन पर्सन वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी। सोनू इंडियन पर्सन वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। अब सबको लगेगा इस लाइन में सोनू तो इंडिया में ही काम कर रहा है, तो ये तो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। भाई जापानीज एम्बेसी, किसी भी बाहर देश की एम्बेसी अगर इंडिया में आ जाती है तो वो इंडिया का पार्ट नहीं होती, इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती। तो जब भी आप डोमेस्टिक इनकम के टॉपिक्स कर रहे हो और उसमें पूछा जाए क्या ये इंक्लूड होगा या क्या ये इंक्लूड नहीं होगा, तो मैं डोमेस्टिक इनकम के लिए, डोमेस्टिक इनकम के टाइम पे आपको प्रिकॉशन बता देता हूं। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, सी द प्लेस नॉट द पीपल। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त एक बात का ध्यान दे देना कि जो पैसा कमाया जा रहा है, कमाने वाले पे ध्यान मत देना, कौन कमा रहा है उस पे ध्यान नहीं देना, कहां कमा रहा है। सोनू इज वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी, जिस जगह पे कमा रहा है जापानीज एम्बेसी, इज जापानीज एम्बेसी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी? आंसर इज नो। सो ये पैसा डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। सो कहने का पर्पस, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम में है व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू नॉट टू इंक्लूड। जो बच्चों से सबसे ज्यादा गलती होती है, खासकर टॉपर्स भी उठा लोगे तो वो भी परेशान हो जाते हैं, इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड, क्योंकि इसमें आपको तप करना पड़ता है, मेडिटेट करना पड़ता है पढ़ते वक्त। तो सबसे पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया मैंने आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम के अंदर, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नेशनल इनकम के अंदर आ रहा है, दैट इज, अगर आप नोटिस करो, एक्सरसाइज करना बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज करना क्या है? बहुत सिंपल है। आज भी 75% लोग देश में एक्सरसाइज नहीं करते। कुछ चीजें बहुत सिंपल होती है इसलिए हम नहीं करते। इस चैप्टर के अंदर स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड बहुत सिंपल है, बच्चे नहीं करते। और पेपर में जब अचानक से आते हैं
तो वो अपना आंसर बना बना के लिखते हैं। और आंसर जब आप बना के लिखते हो तो आप क्वेश्चन के आंसर में खुद को घुसा देते हो, खुद को बीच में डाल देते हो। एक बच्चे से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन पूछी गई तो उसने कहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व दैट डिपिक्ट्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन वेयर वी मेक टेक्नोलॉजी कांस्टेंट एंड रिसोर्सेज यूज फुलर एंड एफिशिएंट। आंसर लिखते वक्त उसने लिख दिया वेयर वी मेक, मतलब अर्थशास्त्री तो वो बन ही गया बच्चा आंसर लिखते वक्त। तो कई बार आप आंसर, टीचर आपको स्कूल में कह रही है आप लैंग्वेज सही नहीं लग रही है, आप ध्यान से सुनो, टीचर आपको कह रही है जो आप लिख रहे हो उसमें आप लैंग्वेज में प्रोफेशनलिज्म नहीं रखते, जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। तो सितंबर एग्जाम को देखते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे स्टेप्स एंड प्रिकॉशन से एक बार बैठ के एक मेथड के भी लिख लोगे ना, इनकम मेथड के, तो वैसे ही वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड में आप रेप्लिकेट कर सकते हो। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेड टॉपिक है स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ किसके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड और या वैल्यू एडेड के। ये सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर, सॉरी जीडीपी एंड वेलफेयर, इसकी लिमिटेशंस। होता क्या है कि एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कोई भी चीज बार बार करो तो मजा कम हो जाता है। नेशनल इनकम के ना टोटल 4 पार्ट्स बने हुए हैं बुक्स के अंदर। तो पढ़ते 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 हम थकते जाते हैं। पहला टॉपिक पढ़ते तो अच्छे से पढ़ते, सेकंड पढ़ते तो और अच्छे से पढ़ते, थर्ड पे और कम हो जाता है, कम होते 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 मजा कम होने लगता है। सबसे आखिरी टॉपिक नेशनल इनकम का है जीडीपी एंड वेलफेयर, जहां पर जीडीपी की लिमिटेशंस बताई गई है। ये बच्चा जो है टॉपिक ना रीड करके जाता है और इस पे क्वेश्चन आता है एक्सटर्नलिटीज के ऊपर, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस के ऊपर। बच्चा कहता है देखा तो था, याद तो आ रहा है, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं की इसकी यार। अब वो अटेम्प्ट करके आएगा, 4 में से चाची आपको टीचर जो है 1 नंबर या आधा नंबर दे देगी, आपके नंबर गिर जाएंगे, मोराल डाउन हो जाएगा। चाहे आपने 150 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की हो, आखिरी अगर ये टॉपिक छोड़ दिया भाई, गेम खराब हो जाएगा। और आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या होगा नेशनल इनकम पढ़ते वक्त, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ने में बहुत मन लग रहा होता है। तो स्टॉक फ्लो क्या होता है, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, ये टॉपिक्स आते हैं बट 1 नंबर में आते हैं या मैक्सिमम 3 नंबर में आ जाते हैं। और अभी सितंबर एग्जाम्स में पूरा पूरा कोर्स नहीं आ रहा, जैसे नेशनल इनकम आ गया, मनी बैंकिंग आ गया और वही 40 नंबर का आ रहा है। तो आप मान के चलो कि फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर आप सितंबर एग्जाम में लिख के जरूर प्रैक्टिस करें। सो मेरी तरफ से जीडीपी एंड वेलफेयर एक हाई रेटेड टॉपिक है जो आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने 3 इंपॉर्टेंट एरिया अभी तक बताए हैं। पहला न्यूमेरिकल 100% आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड का 6 नंबर का। दूसरा, उसी के साथ और पार्ट में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू नॉट इंक्लूड, और एक छोटी सी ट्रिक भी दे दी आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जीडीपी एंड क्या बता दिया, वेलफेयर बता दिया और स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस बता दिए, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। इसके अलावा आप 3 नंबर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जरूर लिख के देखें, या डबल काउंटिंग क्या होती है वो लिख के देखें। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें एक रियल फ्लो होता है और एक मनी फ्लो होता है। जनरली रियल फ्लो में ना बच्चा ऐसा लिख देता है कि रियल फ्लो इज रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये लैंग्वेज टीचर्स को पसंद कम आती है। सो आप क्या करो, प्रॉपर बुक से जब आप देखोगे तो रियल फ्लो का मतलब बताया हुआ है। रियल फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ क्या है, पहले हाउस होल्ड से फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फर्म से हाउस होल्ड करस्पॉन्डिंग लेवल पे, तो ऐसे करस्पॉन्डिंग वाले वर्ड्स यूज किए गए हैं। वैसी लैंग्वेजेस को ढंग से यूज करना है आपने। सो फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनआईए इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। कौन सा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है। 2 सेक्टर जहां पर फर्म होता है और एक हाउस होल्ड होता है, वो पैसे ऐसे ऐसे घूम रहा होता है। रियल फ्लो और मनी फ्लो, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस से देखा है, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को आइडेंटिफाई करने को आ जाता है।
आइडेंटिफाई करो ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है। और आप लोग क्या करते हो, सिर्फ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड ऐसे पढ़ के चले जाते हो, जबकि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है इज वॉशिंग मशीन इज अ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। क्या वॉशिंग मशीन फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, बस ये आ जाएगा कमेंट 3 नंबर का। तो अगर वॉशिंग मशीन घर में एक आंटी यूज कर रही है हाउस होल्ड के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो ये एक फाइनल गुड है, क्योंकि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म। तो एक आंटी ने घर में यूज किया वॉशिंग मशीन, देन इट इज अ फाइनल गुड। व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड? ऐसे गुड्स जो रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं। जैसे यही वॉशिंग मशीन अगर एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप क्रोमा खरीद ले और वॉशिंग मशीन खरीद के आगे रीसेल कर रही है, तो इफ दिस वॉशिंग मशीन इज परचेज्ड बाय क्रोमा, तो इट इज फॉर रीसेल पर्पस, एंड इफ इट इज फॉर रीसेल पर्पस तो यही वॉशिंग मशीन क्या बन गई, इंटरमीडिएट गुड। और अगर यही वॉशिंग मशीन कोई ड्राई क्लीन वाला खरीद ले धोबी घाट पे, तो जो धोबी घाट वाला इंसान है वो वॉशिंग मशीन बेच के पैसा नहीं कमा रहा, वॉशिंग मशीन यूज करके कमा रहा है। उसके बिजनेस में वॉशिंग मशीन एक इन्वेस्टमेंट है। क्या है? एक इन्वेस्टमेंट। और अगर वो एक इन्वेस्टमेंट है, देन अगेन इट इज अ कौन सा गुड, फाइनल गुड। सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म। तो पहला मैंने एग्जांपल दिया आंटी वाला, अगर आंटी घर में क्या यूज कर रही है, वॉशिंग मशीन, देन इट इज फॉर कंजम्पशन पर्पस, देन इट इज अ फाइनल गुड। अगर यही वॉशिंग मशीन क्रोमा वाले खरीद ले, कौन खरीद ले, क्रोमा वाले, तो क्रोमा लेकर आगे रीसेल करेगा, इट इज फॉर रीसोल्ड पर्पस, क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। और अगर यही काम वॉशिंग मशीन कोई ड्राई क्लीन वाला उठा के ले आए, तो ड्राई क्लीन वाला वॉशिंग मशीन नहीं बेच रहा, वॉशिंग मशीन का यूज कर रहा है, उसके बिजनेस में वो एक इन्वेस्टमेंट है, एंड इफ इट इज एन इन्वेस्टमेंट देन इट इज अ कौन सा गुड, फाइनल गुड। सो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने बहुत जरूरी है बेटा। एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को आइडेंटिफाई करने के, या व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। सो एक एक नंबर में मैं आपको बता देता हूं 1 मार्कर्स में कहां कहां से टॉपिक आते हैं, फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड से, स्टॉक वर्सेस फ्लो से, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक नंबर के अंदर, ठीक है। और या फिर अचानक से ये पूछ लेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। ये 1 मार्कर क्वेश्चंस हो गए। 1 मार्कर की प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक, फ्लो, इकोनॉमिक टेरिटरी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। 3 और 4 मार्कर्स में प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस आ सकते हैं, जीडीपी के वेलफेयर के क्या आ सकते हैं, लिमिटेशंस आ सकते हैं, या 3 नंबर का वैल्यू एडिट का क्वेश्चन आ सकता है। 6 नंबर में प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन मिलेगा, या ऐसा हो सकता है इंक्लूड या नॉट इंक्लूड का प्रोसेस मिले। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है नेशनल इनकम के। आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई थी मनी एंड बैंक। मनी एंड बैंकिंग, सर ये 6 नंबर का चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, यहां से 4 नंबर का, या और में कह सकते हैं सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन आएगा सर, फटाफट बता दो। आप मान के चले मनी सप्लाई पे जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मनी सप्लाई, 1 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए। इस बार मनी के नए फंक्शंस ऐड हुए हैं, आप मान के चले मनी के फंक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा, एमसीक्यू या एसेशन रीजन बेस्ड, ठीक है। और बचे अब 4 नंबर, तो आप लिख लीजिए, 100% श्योर टॉपिक बता रहा हूं, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये 100% स्टार रेटेड टॉपिक है, या तो ये 6 में आएगा या 4 में आएगा। और यहां सिर्फ अगर रीड करके जाओगे तो नंबर पूरे नहीं आएंगे, प्रेजेंटेशन जरूर ध्यान देना। इसके अलावा इसके साथ या तो और में दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, आरबीआई के फंक्शंस। आरबीआई के क्या फंक्शंस होते हैं, जनरली बच्चा जो है याद करके जाता है, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स गवर्नमेंट। चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का, कि आरबीआई का एक फंक्शन है, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई। जैसे अभी कोविड आया था तो आरबीआई ने कैसे मार्केट में लोन सस्ता करा और मार्केट में कैसे लोन फ्लो करा। सो वो एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें बैंक रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन जैसे टॉपिक आते हैं।
आप मनी बैंकिंग में मैं कह रहा हूं बस इतना कर जाओ, आपके 6 में से 6 पूरे हो जाएंगे। या तो आरबीआई का फंक्शन आएगा 4 नंबर में, या मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक आएगा। मनी चैप्टर से आपको एक एक नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, मनी सप्लाई क्या होती है, या आप एक वो कर सकते हो हाई पावर्ड मनी क्या होती है, फिएट मनी क्या होती है, एक एक नंबर के वो क्वेश्चंस कर सकते हो। पर मनी की वेटेज कम है, बैंकिंग की वेटेज ज्यादा है। तो जब आप पढ़ने बैठो तो ज्यादा टाइम बैंकिंग पे देना, मनी पे कम देना। और सीबीएसई के हिसाब से कमर्शियल बैंक के फंक्शंस कोर्स से डिलीटेड है। ठीक है जी। इसके बाद टॉपिक आता है गवर्नमेंट बजट। बेटा आप लोगों की ना, मैं एक बात बोलूंगा, आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना। आप लोगों की ना इच्छाएं हैं अच्छे नंबर लाने की, और है ना हर पल इच्छा बदलती रहती है। मैं आपको कह रहा हूं आप इच्छा मत रखो, इरादे रखो। इच्छाएं बदल जाती है बट इरादे बदलते नहीं है। आप अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय कर लो, अगले 6 महीने मेरे बोर्ड एग्जाम से पहले जितनी मर्जी मेरे सामने डिस्ट्रैक्शन आ जाए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने 100 में से 100 लाए हैं। मैं 95 या 90 की बात नहीं करता, 100 दिलवाए हैं जी मैंने बहुत सौ को। तो 100 वाले बच्चे मैंने देखे हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके रियल मामा की शादी थी। उसके पापा ने कहा बेटा शादी में जाना है। उसने कहा पापा 4 दिन खराब हो जाएंगे, मुझे सीए बनना है। भाई वो नहीं गई। जब तक आप कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, जब तक आप कुछ चीजें छोड़ोगे नहीं तब तक आप कुछ गेन नहीं कर पाओगे। तो आपको अब बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखनी पड़ेगी, बिकॉज आपके लाइफ के सपने बहुत बड़े हैं। आपको कहां घूमना है, स्विट्जरलैंड में घूमना है, इंडिया में घूमना है, या गलियों में घूमना है, ये सब आपके एफर्ट पे डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट बजट की अगर मैं बात करूं, इसकी भी टोटल वेटेज भाई 6 नंबर की है। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट शुरू होते ही जहां पर लिखा होता है गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स आइटम वाइज एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब गवर्नमेंट बजट के बारे में बता रखा है कि सरकार एक बजट बनाती है जहां पर सारे खर्चे और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करती है। जहां ये गवर्नमेंट बजट बता रखा है उसके जस्ट बाद एक टॉपिक दे रखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक कोई ऑब्जेक्टिव आएगा, ऐसे कुछ लिखा होगा कि एलपीजी की जो स्कीम थी, सब्सिडी की जो स्कीम थी, गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत प्रमोट करी है, बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव मैच हो रहा है एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, गरीबों को कम टैक्स देना चाहिए, बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव है एंड एक्सप्लेन इट। सो ऐसा 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर, पिछले कई सालों में आया। और अगले 3 नंबर के लिए मेरे पास 2 प्रोबेबिलिटी है। एक ना गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर होता है जहां रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करके दे रखा होता है, वहां से आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आ सकता है। आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसिप्ट्स वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट्स में से एक क्वेश्चन दे देंगे कि रिकवरी ऑफ लोन किसका पार्ट है। तो आपको बताना होगा कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट है, बिकॉज इट नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। ऐसे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे कि रिकवरी ऑफ लोन जो है वो कैपिटल रिसिप्ट्स है, बिकॉज इट नाइदर क्रिएट क्या एसेट्स नॉर रिड्यूसेस क्या लायबिलिटी। ऐसे करके ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स की डेफिनेशन है। ऐसे कैपिटल रिसिप्ट्स की डेफिनेशन डालनी पड़ेगी आपको उसमें कि इट ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट्स। तो रिकवरी ऑफ लोन जो है एसेट्स क्या करते हैं, कम करते हैं। वो इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन। या बोरिंग्स किसका पार्ट है, तो हम बताएंगे बोरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स बिकॉज इट क्रिएट्स लायबिलिटी। इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। कहां से, गवर्नमेंट बजट के अंदर स्ट्रक्चर से। तो आइडेंटिफिकेशन लिख दिया मैंने यहां पर। दूसरा आ सकता है न्यूमेरिकल। हिंदुस्तान में ना कई सालों से गवर्नमेंट बजट नेगेटिव में ही चल रहा है, लॉस में ही चल रहा है। तो न्यूमेरिकल आता है डेफिसिट के ऊपर, और इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप के डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों डेफिसिट से एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल यहां से आएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो हमने नेशनल इनकम डिस्कस कर दिया, गवर्नमेंट बजट डिस्कस कर दिया, एंड क्या डिस्कस कर लिया, मनी एंड बैंकिंग। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर है 12 नंबर का, ब्रह्मास्त्र चैप्टर है बेटा। जिसको अपनी जड़ें मजबूत करनी हो ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसको बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बनना हो, ये चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, जल्दी बोलो, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दोबारा बोल देता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। भाई इस 12 नंबर को पाने के लिए कहते हैं अकाउंट्स में छोटे छोटे चैप्टर गुडविल,
2 दिन पढ़ो, स्ट्रांग हो जाते हैं। असली इंसान बच्चे की मेहनत तब दिखती है जब वो बड़े चैप्टरों में नंबर लाए। जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हो और आपकी लास्ट में बैलेंस शीट मैच नहीं होती ना, तब दिखता है भैया, जब ज्यादा क्लासेस वाले चैप्टर्स होते हैं ना, वहां बच्चा दिखता है कि कितना पोटेंशियल है, कितनी उसमें सिटिंग कैपेसिटी है। मैं तो कहता हूं रोज अपना एक टेस्ट लिया करो, मैं कितनी देर बैठ के पढ़ सकता हूं, सिटिंग टेस्ट। छोटे छोटे चैप्टर में तो हर कोई किंग बन जाता है। मैथ्स में देख लो, मैट्रिक्स बच्चों से बहुत अच्छे से हो जाता है, डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसी इंटीग्रेशन की बात आती है तो असलियत दिखती है। तो छोटे चैप्टर में हर कोई किंग है। ये है बड़ा चैप्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको इसको सजेस्ट करूंगा, इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करो, और मैं कहूंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं बता दूंगा, बट पूरा पढ़ो चैप्टर को, इसको डेप्थ में पढ़ो। वैसे ये इस बार सीबीएसई स्कूल्स में बहुत कम स्कूलों में आ रहा है, बट स्टिल मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कमेंट में कि ये भी बताना है, तो मैं पूरा बता देता हूं। इसमें पार्ट ए बना लो, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। इस पूरे चैप्टर के अंदर ना आपको ध्यान देना है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व पे। किस पे ध्यान देना है? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा ध्यान जो देना है, एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस की वैल्यूज पे, कि किसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। इस पे आएगा ट्रू फॉल्स। क्या आएगा? ट्रू फॉल्स। अब चलते हैं बी पार्ट। बी पार्ट का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इस बी पार्ट को, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर में 3 क्वेश्चंस बता रहा हूं जो पक्का करने हैं। एक करना है एडी एंड एएस अप्रोच, एक करना है आपको एस एंड आई अप्रोच, और एक करना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद न्यूमेरिकल्स। यहां से 6 नंबर का पक्का टॉपिक टिकने के चांसेस हैं। 6 या 4 में से पक्का टॉपिक टिकेगा। 3 क्वेश्चन बता रहा हूं सेकंड चैप्टर से बस। और थर्ड हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। हर साल देश में या तो रिसेशन आता है या इन्फ्लेशन आ रहा होता है, कुछ ना कुछ आ रहा होता है, और ये एक रियलिस्टिक टॉपिक है जो हर साल आता है। ये तो भैया सवाल मान के चलो, यहां से 6 नंबर, यहां से 4 नंबर, यहां से 2 नंबर, 6 नंबर का तो फिक्स टॉपिक है भाई साहब। यहां से एक्सेस डिमांड क्या होती है और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। इसमें भाई मैं इसमें यही बताऊंगा। सी पार्ट में एक्सेस डिमांड क्या है और हाउ टू कंट्रोल इट। अब कंट्रोल करने के लिए वी हैव 2 पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपने मनी बैंकिंग में भी पढ़ी है, आरबीआई के फंक्शंस के अंदर, बैंक रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट, समझ रहे हो? ब्रह्मास्त्र चैप्टर है ये है आपके इंपॉर्टेंट एरियाज इन चैप्टर्स के। ठीक है जी, लास्ट चैप्टर पे चलता हूं। लास्ट चैप्टर जो है वो है बीओपी एंड एफईआर, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एफईआर। बीओपी क्या है और एफईआर क्या है? हर देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है। 6 नंबर का चैप्टर है। बीओपी से एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आते हैं इसके। और एफईआर के अंदर मैं आपको बोलूंगा करेंसी एप्रिशिएट कैसे होती है, करेंसी डेप्रिशिएट कैसे होती है, और उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या असर है। और दूसरा टॉपिक बोलूंगा मैं आपको चेंजेस इन एक्सचेंज रेट वाला टॉपिक। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एफईआर। अब अगर आपको स्कूल में 80 में से 30 नंबर लाने हैं तो आप बुक को रीड कर लो और नोट्स रीड कर लो और चले जाओ पेपर देने, और सारे आंसर्स वहां पर बैठ के बनाओ और उसमें कटिंग करो। अगर 80 में से 30 लाने हैं तो 80 में से 50 लाने हैं तो पूरी बुक की रीडिंग करो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तो 80 में से 50 आ जाएंगे। अब अगर आपको 80 में से 70 लाने हैं तो जैसे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए,
पहले आपने पूरी बुक रीड करी, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस लिख लिख के किए, फिर पेपर से 2 दिन पहले बैठकर बुक के बैक साइड में सीबीएसई लिखा होता है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, 2021 में आया क्वेश्चन, 2019 में आया क्वेश्चन, बस वो सॉल्व कर दो तो 80 में से 70 तक पहुंच जाओगे। और अगर 80 में से 80 चाहिए तो ये सब करके मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके चले जाना, फुल आ जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।